हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। मेरा नाम है अंशुल गुप्ता और ये सेकेंड लेक्चर है सर्कुलर मोशन का। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी 3 चीज़ें बताई। मैंने बताया कि जब कोई पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, जब कोई पार्टिकल सर्कल के अलोंग घूम रहा है, तो हम लीनियर वेरिएबल्स के बजाय जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, उसकी बजाय उसके 3 एंगुलर वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। एक पार्टिकल चलता हुआ अगर यहाँ तक गया, उसने L लेंथ चली, जबकि सर्कल की रेडियस R है, तो पहली चीज हम बोल सकते हैं कि उसने कितना एंगल ट्रैवल किया, थीटा। थीटा को हमने बोला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसका फॉर्मूला हमने डिफाइन किया, थीटा इज इक्वल्स टू L बाई आर, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। दूसरी चीज हमने डिफाइन की थी बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन की थी? बहुत सिंपल टर्म्स में बोले, एवरेज वैल्यू तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने सेकंड में? 1 सेकंड में 1 रेडियन चला, 2 रेडियन चला, 3 रेडियन चला, कितना रेडियन पर सेकंड कोई चीज चल रही है, दैट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। ये इसकी एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला रहेगा। और अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पहली चीज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरी चीज एंगुलर वेलोसिटी। इसका एक और बड़ा अच्छा फॉर्मूला निकल के आया था बच्चों, ओमेगा इज ऑल्सो इक्वल्स टू वी बाई आर। ओमेगा किसके बराबर आती है? जितनी वेलोसिटी है, जितनी स्पीड है, डिवाइडेड बाई रेडियस। ओके। और तीसरी चीज हमने लास्ट क्लास में यानी फर्स्ट क्लास में डिफाइन की थी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। Angular acceleration is denoted with alpha, और alpha हमने डिफाइन किया चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू, ओके। और इसकी वैल्यू आई थी, मैंने लिखी थी ए टी बाई आर। तो बेसिकली हमने एंगुलर वेरिएबल्स डिफाइन भी किए और उनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेरिएबल भी निकाली। ये L क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, जितना लेंथ चला आर्क पे, इसको क्या बोल सकते थे? डिस्टेंस अपॉन रेडियस। तो हमने बच्चों एंगुलर वेरिएबल 3 डिफाइन किए। आपको उनका मतलब पता होना चाहिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल चले, एंगुलर वेलोसिटी, हर सेकंड कितना एंगल चल रहे हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन की एंगुलर वेलोसिटी किस तेजी से चेंज हो रही है। पहले सेकंड में 2 रेडियन चले, दूसरे में 3 रेडियन चले, तीसरे में 4 रेडियन चले, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो किस रेट पे बढ़ रही है, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके। तो हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए और तीनों की वैल्यू किनके टर्म्स में लेके आए? लीनियर काइनेमेटिक्स के जो पुराने वेरिएबल्स थे। एंगुलर वेलोसिटी कहने को तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम थी, पर साथ में उसको v बाई आर भी बोल सकते हैं। यहां पर v क्या है? v इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको स्पीड भी बोल सकते हैं, और r तो रेडियस है ही। ओके। तो हर एंगुलर वेरिएबल को हम लीनियर वेरिएबल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो फिर जब हमने तीसरा वेरिएबल डिफाइन किया, तब मैंने एक नया नाम लिया था। क्या नाम लिया था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस। तो तुम बोलोगे सर पहले ही इतना कंफ्यूजन था, पहले ही हमारे पास वेलोसिटी थी, पोजीशन था, एक्सेलरेशन था, आपने एक ही सेंटेंस में
दो नए एक्सेलरेशन बोल दिए, एक एंगुलर एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हमें अभी तक एक्चुअल एक्सेलरेशन नहीं समझ में आया था और दो और नई वैल्यूज आप बोल दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा ही। तो बच्चों या तो इस कंफ्यूजन को लेके आप आगे बढ़ो, सर्कुलर मोशन थोड़ा वीक रहेगा हमेशा, पर बाकी की फिजिक्स नहीं रुकेगी क्योंकि सर्कुलर और रोटेशन दो ही जगह यूज आएगा। या फिर आप थोड़ा सा ट्राई करो और इन तीनों एक्सेलरेशन को, एक एंगुलर एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक और होता है जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस वीडियो में मैं पूरी जान लगा दूंगा कि आपको इन तीन के बीच डिफरेंस और इनकी डेफिनेशन क्लियर कर सको। तो पेशेंस हो तो आराम से बैठ के वीडियो देखो, ठीक है, नोट्स बनाओ। अगर पूरी वीडियो देख पाए, इतनी हिम्मत लेके चले कि हाँ सर आप कोशिश करो, विल ट्राई टू वॉच द होल वीडियो। ये मैं कुछ स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ जो समझ रहे होंगे कि सर हमें पेशेंस की थोड़ी कमी है। तो अगर समझ पाए तो आज के बाद इन तीन तरह के एक्सेलरेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले इसको नोट डाउन करो, ये पहली क्लास में मैंने तीनों चीजें बता दी थी, नहीं देखी है तो फर्स्ट क्लास की वीडियो देख लो, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन करो पॉज करके, और फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है और इसकी वजह से बहुत मार्क्स लूज करते हैं बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तुमने क्या सीखा था मोशन इन 1D या मोशन इन 2D में। तुमने सीखा था प्लेन सिंपल एक्सेलरेशन, बहुत ही सिंपल सी चीज तुमने सीखी थी। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी टाइम के साथ कितना तेजी से चेंज हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। और बच्चों ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये कभी गलत नहीं होगा। एक्सेलरेशन जब भी आप लिखोगे dv/dt तो ये कभी गलत नहीं है, वेलोसिटी का चेंज विद टाइम। सिंपल टर्म्स में यानी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, तो इसकी और सिंपल डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम दोनों एक ही वैल्यू देंगे। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा, मतलब हर पॉइंट की वैल्यू, और ये ओवरऑल एक लंबे टाइम पीरियड के वैल्यू देगा, यानी एवरेज वैल्यू। तो यहां तक आई होप आपने पढ़ा था। अगर किसी वजह से इंस्टेंटेनियस और ये एवरेज नहीं पढ़ा तो मतलब मोशन इन 1D 2D की वीडियोस देखनी चाहिए आपको। पर इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज दो तरह की वैल्यूज किसी भी क्वांटिटीज की निकाली जा सकती है। तो एक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। दोनों एक ही लाइन है, अलग अलग तरीके से बोली हुई। ओके, तो एक्सेलरेशन हमेशा यही है, अगर किसी चीज का एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट्स इट। जिस तेजी से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। इस चैप्टर में हमने एक और चीज डिफाइन करी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये भी बहुत प्लेन एंड सिंपल है, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अल्फा का मतलब है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब आप दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करोगे तो पाओगे कि कितना इजी है। वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किस तेजी से चेंज हो रही है। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। पहले सेकंड में t = 0 पर
वेलोसिटी मान लिया 1 मीटर पर सेकेंड थी। t इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी मान लिया 3 मीटर पर सेकेंड थी। t इक्वल टू 2 पर मान लिया वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी। तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे? इसका मतलब निकालोगे कि वेलोसिटी जो है 1 सेकेंड में बच्चों कितना इंक्रीज हो रही है। 1 सेकेंड, जब 1 सेकेंड टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी का इंक्रीज कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड। तो कितना इंक्रीज हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन हुआ 2 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। समझ में आई बात? तो कितना एक्सेलरेशन हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट भी समझ में आई एक्सेलरेशन की? इसको नोट डाउन मत करो, एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मान लो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड और फिर t इक्वल टू 5 पर वेलोसिटी बढ़ के हो गई 44 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड पर जो कार चल रही थी उसकी स्पीड 5 सेकेंड में, उसकी वेलोसिटी 5 सेकेंड में कितनी बढ़ गई? 4 मीटर पर सेकेंड से 44 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो एक्सेलरेशन बच्चों कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में? प्लस 40 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकेंड में? प्लस 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड में इतना बढ़ गई। तो एक्सेलरेशन लिखोगे 40 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज इन 5 सेकेंड, यानी 8 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज इन 1 सेकेंड। 5 से कैंसिल आउट कर दिया, यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप इतना सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सेलरेशन का मीनिंग समझ में आया होगा कि एक्सेलरेशन अगर है तो वेलोसिटी चेंज होती है। यहां पर एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होता है एक्सेलरेशन। ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन भी है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बताता है कि एंगुलर वेलोसिटी कितना तेजी से चेंज हो रही है। मान लो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर एंगुलर वेलोसिटी है 2 रेडियन पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ? 1 सेकेंड में पार्टिकल 2 रेडियन का एंगल कवर करता है। ओके, हम उसे डिग्री में भी लिख सकते हैं, पर ऐसा यूनिट रेडियन होती है तो रेडियन में लिख रहे हैं। और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ के हो गई 10 रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों 2 सेकेंड के अंदर एंगुलर वेलोसिटी कितना इंक्रीज हुई? प्लस 8 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी दैट इज 8 रेडियन पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। कितने सेकेंड में हुआ? प्लस 2 सेकेंड में। तो आंसर आया 4 रेडियन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है? 4 रेडियन पर सेकेंड। तो इसकी वैल्यू आएगी 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम बहुत कम जगह यूज करते हैं, इसलिए इसकी आदत बच्चों को नहीं पढ़ पाते। इसका बहुत कम यूसेज आता है बिकॉज भले ही हमने स्टडी करने के लिए एंगुलर वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं। एंगुलर वेरिएबल कैसे डिफाइन करे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, या फिर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने डिफाइन कर रखे हैं, लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने जब फोर्स की बात करी तो उन्होंने एंगुलर वेरिएबल के टर्म्स में बात नहीं करी। उन्होंने किनके टर्म में बात करी? जो नॉर्मल वेरिएबल्स थे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम। तो इसलिए हमें हर जगह
लगभग इसको ही यूज करना पड़ता है जब एक्सेलरेशन की बात आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये सीखने की जरूरत नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। लेकिन इसके बारे में पढ़ना ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में पढ़ना क्यों ज्यादा जरूरी है? क्योंकि ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, अब वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर कोई चीज बच्चों नीचे की तरफ गिर रही है, ओके, हमने कोई बॉल नीचे फेंक दी, उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है। आपको पता है नीचे जब कोई चीज जा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ ही होता है, जी डाउनवर्ड्स होता है। तो अगर वेलोसिटी नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो वेलोसिटी बच्चों इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो तुम बोलोगे सर नीचे की तरफ बॉल को फेंका है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, बॉल की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जाएगी और बहुत जोर से जाके ग्राउंड से टकराएगी। सही बात। तो तुमने क्या सीखा? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ओके, कार आगे जा रही है, तुमने एक्सेलरेटर दबाया, एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ, तो कार की वेलोसिटी बढ़ने लग जाती है। उल्टा केस सोचो, अब ये हो गया केस 1। उल्टा केस क्या? बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया। अब तुमने वेलोसिटी किस तरफ दी है? बॉल को ऊपर की तरफ। भाई ग्रेविटी तो चेंज नहीं होगी, एक्सेलरेशन अभी भी कितना है? जी डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। हो सकता है फिर रुक जाए बॉल और फिर वापस नीचे चली जाए। तो पहली चीज, अगर एक्सेलरेशन और ग्रेविटी सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती है, और अगर एक्सेलरेशन और ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी की वैल्यू घटती है। अब आया तीसरा केस। ओके, ध्यान से सुनना बच्चों। ओके बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात। ओके, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाती है, और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी की वैल्यू घटती जाती है। व्हाट इफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ना सेम डायरेक्शन हो और ना अपोजिट डायरेक्शन? तो सर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, मान लो मैंने वेलोसिटी आगे की तरफ दी, मान लो मैंने वेलोसिटी आगे की तरफ दी और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, परपेंडिकुलर है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और वेलोसिटी आगे की तरफ है। अब क्या होगा? वेलोसिटी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? खूब सोच लो। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के पैरेलल है तो वेलोसिटी बढ़ती है, अगर एंटी पैरेलल है मतलब अपोजिट है तो घटती है। तो अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? तो आई थिंक तुम्हारा लॉजिक कहेगा, तुम्हारा दिल कहेगा कि ना तो सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए। पर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का काम क्या है? वेलोसिटी को चेंज करना। लेकिन लॉजिक कहता है ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए, तो फिर एक्सेलरेशन चेंज क्या करेगा? तो बच्चों, जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ना वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा ना घटाएगा, वो सिर्फ उसको मोड़ देगा, वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। क्या करेगा कि ये आगे जाती हुई बॉल को थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा, आगे जाती हुई बॉल को थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा। थोड़ा सा टेढ़ा किया
अब तुम बोलो सर अब तो एक्सेलरेशन अगर नीचे रहा, अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो अब वो उसके परपेंडिकुलर नहीं है। सही बात बोली तुमने, पर लेट्स से मैं हूं एक जादूगर, और मैं जादूगर नहीं हूं, रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, लेकिन किसी तरीके से मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन को फिर से वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कर दोगे। तुम बोलोगे सर ग्रेविटी की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो सकती। एक सेकंड के लिए मान लो कि मैंने ऐसा कर दिया, अभी रियल लाइफ एग्जांपल दे दूंगा, एक सेकंड के लिए मान लो कि मैंने एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कर दिया, तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो फिर से ना बढ़ेगी ना घटेगी, तो क्या होगा, डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगी। और मैं तो जादूगर हूं, मैंने फिर से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कर दी, और मैंने बोला कि मैं एक्सेलरेशन को अपने जादू से वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रख रहा हूं। अगर मैं परपेंडिकुलर रखूंगा तो ये ऐसे घूमती जाएगी, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। तुम देखोगे कि थोड़ी देर में ये एक पूरा सर्कल मार जाएगी। तो तुम बोलोगे सर ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ रहती है। बच्चों हमको लगता है ग्रेविटी हमेशा नीचे रहती है, लेकिन क्योंकि हम अर्थ की सरफेस पे खड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं, हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। पर एक सैटेलाइट के लिए सोचो, और छोड़ो एक मून के लिए सोचो। अर्थ का जो मून है उसके साथ क्या होता है, जब वो मून यहाँ पर है और आगे जा रहा है तो अर्थ का पुल ग्रेविटी इस तरफ होती है कि नहीं होती है? सबने बचपन से पढ़ा हुआ है, अर्थ का फोर्स लगता है G(m1m2/r²). तो अर्थ का पुल इस तरफ होता है, एक्सेलरेशन इस तरफ होता है, इसलिए मून की वेलोसिटी बढ़ती नहीं है। क्या होती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और जैसे ही मून की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, वो बेचारा आगे निकल चुका होता है, ग्रेविटी तब भी किस तरफ होती है, सेंटर की तरफ। तो एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों की डायरेक्शन चेंज कर दी, और फिर मून की डायरेक्शन थोड़ी सी और चेंज होती है तो अर्थ का पुल की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। और बच्चों जो मून होता है वो सर्कल में घूमता रहता है। कितने लोग इस तरह से कंफ्यूज करते हैं बच्चों को कि क्या अर्थ मून को पुल कर रही है? तुम बोलोगे हाँ कर रही है, एंड देन से तो फिर मून गिर क्यों नहीं जाता हमारे ऊपर? सोचते यार ये क्या बात हुई, अर्थ मून को पुल तो कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है हमारे सर ने, तो फिर मून अर्थ के ऊपर क्यों नहीं गिर जाता? तो उसकी वजह यह है कि अर्थ का जो पुल है, जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो किस काम में बिजी है? वो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने में बिजी है। समझ रहे हो? वो कौन सा एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है? जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन को चेंज करता है, वो वाला एक्सेलरेशन नहीं जो वेलोसिटी को चेंज करता है, वो वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज करता है। ये कोई दूसरा ही एक्सेलरेशन है, और इस एक्सेलरेशन का काम क्या है? वेलोसिटी की वैल्यू को बढ़ाना या घटाना? तो तुम्हें बोलना है सर ये एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है। तो जो हमारा सीधा सा एक्सेलरेशन था, एक्चुअल में इसके दो रोल हैं। एक है वेलोसिटी की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करना, और दूसरा है वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना। आई बात समझ में? अब इस केस को थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं, पर पहले बच्चों बाकी सब नोट डाउन करो, ठीक है? तुम इसको ड्रॉ करो और मैं एक नोट लिखा दूं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये ना हम भूल जाएंगे विद टाइम, तुम ये भूल जाओ। ओके बच्चों, इस चीज को अगर तुम एज इट इज नोट डाउन करोगे तो प्रोबेबली जब बाद में पढ़ोगे तो याद नहीं आएगा कि ये क्या किया था, ठीक है? तो मुझे एक नोट लिखाना चाहिए यहाँ पर, तुम ये सब नोट डाउन कर लेना, ठीक है? हम एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच बात कर रहे थे, ये हमने ऑलरेडी नोट्स में लिख रखा है, ओके, लास्ट क्लास में। आज हमें
इसकी बात करनी है, ठीक है। और हमें समझना है कि एक्सेलरेशन के भी दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, दो अलग अलग रोल होते हैं, ठीक है। या तो हम उन्हें हमेशा बोलते रहे एक्सेलरेशन का ये वर्क, एक्सेलरेशन का ये वर्क, या फिर हम उन दोनों एक्सेलरेशन को अलग अलग नाम दे दें। तो वही हम करेंगे, पर सबसे जरूरी है नोट लिखना कि मैंने क्या बताया, ठीक है। क्या लिखना है तुमको? व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज पैरेलल टू इट्स वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल होता है, द वेलोसिटी इंक्रीजेस इन वैल्यू। वैल्यू को बच्चों वेक्टर्स में क्या बोलते हैं? इन मैग्नीट्यूड। ओके, क्लियर रखने के लिए टेक्निकली मैंने पॉइंट 1 बोला, जो वहां तुमने ड्रॉ किया होगा या करोगे। व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज पैरेलल टू इट्स वेलोसिटी, द वेलोसिटी इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड। सेकेंड पार्ट, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज एंटी पैरेलल। बच्चों एंटी पैरेलल बोल देते हैं, पर तुम समझ जाना एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज एंटी पैरेलल या ऑपोजिट टू इट्स वेलोसिटी, द वेलोसिटी डिक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का डिक्रीज होता है। पर तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेटमेंट जो लोगों को नहीं समझ में आता है वो ये कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, but, and it's a big but, but this acceleration changes the direction of velocity। तो एक्सेलरेशन का एक रोल होता है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज करने का, और एक्सेलरेशन का दूसरा रोल होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने का। इस पे हमें और समझना और बात करनी है, पहले इसको नोट डाउन करो वरना भूल जाओगे शुरुआत में क्या बताया था। ओके बच्चों, पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो तुम, मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब थोड़ी थोड़ी फील आ रही है, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ शायद पॉसिबल है इस कंफ्यूजन को दूर करना, है ना। ठीक है, तो लेट्स पुट इट प्लेन एंड सिंपल कि एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी को चेंज करता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, एक ठीक है जो क्या करता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज डिक्रीज करता है, और दूसरा जो क्या होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन को इंक्रीज डिक्रीज करता है। अब एक चीज और समझना, ठीक है, एक और चीज और उसके बाद प्रॉमिस तीनों क्लियर हो जाएंगे। वो ये कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी होती है किसी रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है, किसी रैंडम डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी है, सीधे ही ले लेते हैं,
वेलोसिटी इस तरफ है, तो जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन पैरेलल हो, जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो, वो एंटी पैरेलल हो, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो। जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की वैल्यू को बढ़ाए या सिर्फ घटाए या सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करे। इनफैक्ट इन तीन के अलावा भी इस दुनिया में अनेक डायरेक्शंस हैं, बहुत सारी डायरेक्शन हैं जिनमें एक्सेलरेशन हो सकता है। तो लेट्स से कि एक्सेलरेशन किसी रैंडम डायरेक्शन में है, लाइक दिस। ओके, तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? सोचना, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच एंगल एकदम रैंडम हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, प्रोजेक्टाइल याद है, वेलोसिटी ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी और फिर ऐसी होती है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन पूरे टाइम किधर होता है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ और नीचे की तरफ। तो इस केस में ही देख लो बच्चों, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एंगल 0 और 90 और 180 तीन ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है। यहां पर एंगल ऑलमोस्ट 160 डिग्री दिख रहा है, यहां पर लगभग 140 डिग्री दिख रहा है, यहां पर लगभग 120 डिग्री दिख रहा है, यहां पर 90 डिग्री है, फिर यहां पर 60 डिग्री के करीब है, फिर यहां पर और 30 डिग्री के करीब है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच कोई भी रैंडम एंगल थीटा पॉसिबल है। ओके, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच लेट्स से देयर इज अ एंगल थीटा। तो अब हम जनरल वैल्यूज पर आ गए, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्सेलरेशन ऐसा है, वैसा है, वैसा, कैसा भी हो एक्सेलरेशन, ठीक है, कैसा भी हो, उसके और वेलोसिटी के बीच कुछ एंगल तो निकाल ही लेंगे ना। 0 से 180 तक कोई ना कोई एंगल तो मिल ही जाएगा ना। तो अगर एक्सेलरेशन किसी रैंडम डायरेक्शन में है वेलोसिटी से, तो हम इस एक्सेलरेशन को क्या करेंगे? हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर वाले को क्या मान लेंगे? वाई एक्सिस। हम मान सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस। और इस एक्सेलरेशन को हम बच्चों करेंगे ब्रेक दो कंपोनेंट्स में, एक जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है और दूसरा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, ये तुम्हें पता है कितना आएगा? a cos थीटा। और दूसरा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये कितना आएगा? a sin थीटा। वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ये आएगा a cos थीटा और ये आएगा a sin थीटा। मुझे मतलब है इनके नामांकरण से, इनको वैल्यू, इनको नाम बुलाऊंगा क्या मैं इनको? तो अब से एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में है उसको हम बोलेंगे AT। क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है उसको हम बोलेंगे AC, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां से, इस पॉइंट के बाद से हम ये समझेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो, उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको AC से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको AT से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, AT क्या काम करता है? वेलोसिटी की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करता है, चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बचपन से जो आप क्वेश्चंस पढ़ते आ रहे थे ना, एक रोड पे कार जा रही है, एक्सेलरेशन आगे आगे की तरफ, तो वेलोसिटी बढ़ गई, वो सब में आप कौन सा एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे? टेंजेंशियल। आपको किसी ने बताया नहीं, क्योंकि तब कार की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था ही नहीं। लेकिन इस क्लास में, क्लास 11th में, मोशन इन 2D होगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज होगी, उसका
मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या रोल है? वो वेलोसिटी की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करता है, ठीक है। और दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या रोल है? इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने क्लास 6 से क्लास 10 तक कभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात ही नहीं करी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं करा रहे थे। या तो ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था, या ऊपर जाके नीचे आ रहा था, ऊपर जाके राइट में नहीं जा रहा था, कुछ कार आगे जाती थी पीछे जाती थी, आड़ी टेढ़ी नहीं जाती थी। तो इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ना आपने नहीं पढ़ा क्लास 10 तक, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही होता था तो उसी को एक्सेलरेशन बोल दिया जाता था, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बनेगा? AT इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसको क्या लिखना चाहिए? D वेलोसिटी के आगे मैग्नीट्यूड बाई dt। इस फॉर्मूले की चिंता ना करें, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसको समझने की कोशिश करें, ये किसका चेंज लिखा है? मैग्नीट्यूड का चेंज लिखा है। और अच्छे से समझाऊं, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का जो चेंज हुआ वेलोसिटी का पर यूनिट टाइम। ओके, इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी थी, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। ये जो दूसरा वाला है ये बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन नहीं होता कुछ। इसका फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए है v² बाई r। इसका फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए क्या आता है? v² बाई r। हियर v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द पार्टिकल इज गोइंग। तो तुम बोलोगे सर अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो भैया r की बात ही नहीं है, r स्ट्रेट लाइन का तो कर्व ही नहीं होता, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात ही नहीं करोगे। पर अगर सर्किल में जा रहा है तो आप रेडियस पुट कर सकते हो सर्किल की, और क्या कैलकुलेट कर सकते हो? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर किसी रैंडम कर्व में जा रहा है, जैसे प्रोजेक्टाइल में जा रहा है, तो उसमें रेडियस की जगह एक टर्म होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हम किसी भी कर्व का निकाल सकते हैं। तो वो वाली रेडियस पुट की जाएगी। पर उससे जरूरी क्या समझना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़े या ना बढ़े, डायरेक्शन जरूर चेंज होगी। तो सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो या ना हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूर होगा। समझ में आई बात? अब एक लास्ट पॉइंट जिसमें मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि आपको कब किसकी चिंता करनी है, क्योंकि अदरवाइज आप यही सोचते रहोगे सर इसकी बात करनी है, इसकी बात करनी है या इसकी बात करनी है। एक ये था, एक वो था, अब आपने इसके और 2 पार्ट कर दिए। तो पहले तो इसको नोट डाउन करो और फिर मैं क्लियर कर देता हूं कि किस तरह के मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करनी है, किस तरह के में टेंजेंशियल की बात करनी है, और किस में दोनों आ सकते हैं। ओके, बहुत ही आसान है, बट आई नीड द स्पेस, तो यू नीड टू कॉपी इट डाउन एंड देन वी विल कंटिन्यू। ओके बच्चों, लिख लिया होगा, मैंने बस इतना सही पार्ट लिखा था, ठीक है। समझने का ज्यादा है यहां पर, लिखने का कम है, ठीक है। इफ द मोशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन,
स्ट्रेट लाइन में कोई चीज चल रही है तो स्ट्रेट लाइन में क्या चेंज होता है, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग, और हो सकता है कम हो रही हो तो डिक्रीजिंग, और हो सकता है आगे जाके और फिर जीरो होके और फिर वापस जा रही हो तब भी हम डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो क्या कौन सी चीज जीरो हो जाएगी, इनमें से किसका कोई रोल नहीं है। इन स्ट्रेट लाइन मोशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओके, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज जीरो। स्ट्रेट लाइन मोशन में सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये चीज यहीं पे मैंने क्लियर कर दी कि ये दोनों एक्सेलरेशन जो है ये किसके पार्ट हैं, टोटल जो बॉडी का एक्सेलरेशन है उसी के दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। बचपन से आज तक जो तुम एक्सेलरेशन लिखते आए हो, मोशन इन 1D में जो तुमने एक्सेलरेशन लिखा है वो कौन सा लिखा है, ये वाला लिखा है। ओके, तो उसके बाद केस 2 जो हमें पहले पढ़ना है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों यूनिफॉर्म का मतलब पता है, 9th 10th में पढ़ा देते हैं। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, जिसमें इक्वल टाइम में कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है, स्पीड रिमेन्स, ऐसे लिख दूं यहां पर, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, which means magnitude of velocity is constant। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो किसका रोल नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। ओके, एक और चीज हमने दूसरी चीज क्या पढ़ी थी, एंगुलर वेलोसिटी इज v बाई आर। यहां पर ये v कौन सा था, ये था वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी कि स्पीड ही था। तो अगर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट तो एंगुलर वेलोसिटी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। अगर एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन बचा, द नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू AC प्लस AT, बट इस बार AT क्या है, जीरो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ किसकी बात करनी होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। ओके, और सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही पढ़ाया जाता है। इसी चक्कर में कई लोग ये समझने लगते हैं कि सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होता है, पर रियलिटी ये है कि देयर इज केस 3 ऑल्सो विच इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जैसे आपने एक बॉल को एक स्ट्रिंग से बांधा और आगे की तरफ बॉल को थ्रो कर दिया विद सम स्पीड, ठीक है, v वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। तो जब बॉल ऊपर जाएगी बच्चों गोल चक्कर में, तो जब बॉल ऊपर जाती है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है और वेलोसिटी की वैल्यू भी कम होती जाती है। बढ़ेगी तो नहीं, किसी को तो नहीं लगता कि बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो जितना बॉल ऊपर जाती है डायरेक्शन भी चेंज होती है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसको हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे सबसे बाद में। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसमें बच्चों दोनों एक्सेलरेशन प्रेजेंट होते हैं,
AC is v square by r and AT is also not zero। इसमें नेट एक्सेलरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। पर इसकी अभी से चिंता मत करो, पहले हमको ये सीखना चाहिए इजी वाला केस। जब हम ये वाला केस क्लियर कर लेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि 90% क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, तब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे जाएंगे और दोनों तरह के टेंजेंस, दोनों तरह के एक्सेलरेशन की एक साथ बात करेंगे। ओके, चलो इसको और नोट डाउन कर लो फटाफट।